गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लेके आए नाइन्थ की फ्रेश चैप्टर, फ्रेश वीडियो के साथ। ठीक है, ग्रेविटेशन। ठीक, नाम तो सुना ही होगा ग्रेविटेशन का, न्यूटन भाई साहब ने दिया था। ठीक है ना, न्यूटन भाई साहब वही जिन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद की है। तो आज इस चैप्टर में भी आपकी थोड़ी सी जिंदगी खराब करेंगे न्यूटन भाई साहब। ठीक है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा करेंगे। एक्चुअली पूरा चैप्टर ही उनकी बातों पे घूम रहा है। ये नाम ही ग्रेविटेशन है ना। हाँ, ठीक है। अब ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, ठीक है, और जो है ये इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसकी छोटे छोटे पार्ट में वीडियोस आती रहेंगी। हो सकता है 4 पार्ट 6 पार्ट में हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो पाए। ठीक है, पर कॉन्सेप्ट जो मिलेगा ना, एकदम भौकाल मचाने वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक, भौकाल मचा दोगे इस कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ग्रेविटेशन। ठीक, ग्रेविटेशन दिया किसने था? दिया कितने था? गिवन बाय न्यूटन भाई साहब। हाँ, मेरे भाई साहब थे वो। ठीक है। हाँ, क्या कहता है ये होता क्या है ग्रेविटेशन? ठीक, कहता क्या है? ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ जो कहता है वो ये कहता है कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच अट्रैक्शन होता है। ठीक, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, कोई भी दो बॉडी है, उनके बीच क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हाँ, ज्यादा खुश नहीं हो, बराबर वाले के अंदर अट्रैक्शन नहीं होगा, होगा फील नहीं होगा। हाँ, बच्चे खुश हो गए, क्या सर क्लास में तो बराबर में अट्रैक्शन हो जाएगा वैसे ही, है ना? नहीं, ऐसे अट्रैक्शन नहीं होते। ठीक, होते हैं, फील नहीं होते। ठीक है, फील होने के लिए शक्ल भी अच्छी होनी चाहिए ना। हाँ, ठीक है, जो कि उम्मीद है आप लोगों को पता हो शक्ल कैसी है। ठीक, हाँ, चलो। तो देखो, ये जो फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स, हम बात क्या कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक, ये फोर्स एक्चुअल में है क्या? ठीक है, ये फोर्स ऐसी फोर्स है, ये फोर्स हमारी ऐसी फोर्स है जिसकी वजह से आज हम खड़े हैं। ठीक, वरना पापा की परी की तरह उड़ रहे होते। ठीक है, हम उड़ नहीं रहे, हम खड़े हैं अपने, जहां पे भी चाहे वहां पे खड़े हम हो सकते हैं, उड़ नहीं सकते हम। ठीक है, उसके लिए पापा की परी होना जरूरी है। ठीक है, तो जो है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये हमें अर्थ के साथ बांधे रखी हुई है, वरना हम उड़ के अपने स्पेस में निकल जाते बिना रॉकेट। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, यही एक ऐसी फोर्स है, यही एक ऐसी फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से जो मून है अपना, ठीक है, वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, बोलते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, जबकि वो है इलेप्टिकल ऑर्बिट में। ठीक है, जो ऑर्बिट होते हैं उनके सर्कुलर माना जाता है, बट एक्चुअल वो क्या होते हैं? इलेप्टिकल होते हैं। किसने बताया? कैप्लस ने बताया। ठीक है, अपने में नाइन्थ में कैप्लस भी है, सीबीएसई में से डिलीट हो गया है, पर अदर बोर्ड्स में आज भी कैप्लस लॉ है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये ऐसी फोर्स है, ये फोर्स हमारी ऐसी फोर्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है सन को, हमारे जो सोलर सिस्टम है, ठीक है, सोलर सिस्टम में सन अपना सेंटर है। ठीक है, जो सन के चारों तरफ अपने प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं ना, इसी फोर्स की वजह से। ठीक है, कौन से फोर्स की वजह से? कौन से फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्लियर हुई बात? ठीक, चलो, अब इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें अगर हम, तो बोल सकते हैं हम everybody in this universe attract each other with with
with product of their masses, ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक है। अब देखो, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक, एक बॉडी ये है, ठीक, और एक बॉडी ये है, ठीक है, ये दो बॉडीज है अपने पास, ठीक, जिंदा बॉडी, हाँ, हम जिंदा बॉडी पे काम करते हैं, ठीक, दो बॉडी है अपने पास। मान लिया इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, वह 2 ही लिखा हुआ है बेटा, ये 2, 1 नहीं है, 2, ठीक, देखो 2 ही है। इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो मान लिया हमने कितना है, r है। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये जो सेपरेशन लिया है हमने कहां से लिया है, इस बॉडी के सेंटर से लिया है, और ये सेपरेशन बॉडी के सेंटर से लेना है, ना कि बॉडी के सरफेस से लेना है। बुझाया? बढ़िया, ठीक है। अब देखो ये लॉ क्या कहता है, ग्रेविटेशनल लॉ क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ठीक, कैसे, ये क्या कहता है, ये जो फोर्स है अपनी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। इन दोनों मासेस का जो प्रोडक्ट होगा वो इस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इससे आपको समझ में आ रहा होगा, इस बात से आपको समझ में आ रहा होगा क्या, कि ये फोर्स बहुत ज्यादा होगी, ये फोर्स, क्योंकि अभी हमने बात किसकी की थी, प्लेनेट की, बात किसकी की थी, अर्थ की और अपनी, ठीक है, बात किसकी की थी, अपने सोलर सिस्टम की, ठीक है। तो मासेस तो बहुत ज्यादा हो गए, अब उन मासेस का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, तो इट मींस भाई फोर्स बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो बराबर में जो बैठा है वो सेट से पास आना चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं, सो सैड, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी देखो ऐसा क्यों नहीं होता, सेकंड बात पे आओ, सेपरेशन बिटवीन देम, ठीक, इन दोनों के सेपरेशन पे भी डिपेंड करती है, इन दोनों के सेपरेशन पर भी क्या करती है, ये डिपेंड करती है ना। तो कैसे करती है डिपेंड, वो ऐसे करती है कि ये जो फोर्स होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इनके स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के, इनके स्क्वायर ऑफ सेपरेशन के। आया समझ में? चलो ठीक, अगर हम इन दोनों फॉर्मूलाज को कंबाइन करें, ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई, यही तो है। इसको हम पता है इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, इस वाले टर्म को हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, ठीक है। देख बेटा, इनवर्स स्क्वायर लॉ कुछ नहीं होता, ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखो, जो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो और स्क्वायर हो तो उसे इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं, बस इतना याद रखो आप, ठीक है। ये हर कंडीशन में अलग अलग होते हैं, ठीक, आप ग्रेविटेशन में पढ़ रहे हो तो ये है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में 12th क्लास में, ठीक है। ऐसे ये बदलते रहते, तो इस पे इतना नहीं पढ़ना कि स्क्वायर लॉ होता है क्या, बस इतना याद रखो, जब भी ये हो जाए अपॉन में स्क्वायर, ये स्क्वायर लॉ है अपना, बात खत्म, ठीक है। कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा बताओ स्क्वायर लॉ होता क्या है, आ रही बात समझ में? वेरी गुड, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई, ये फॉर्मूला अपना आया निकल के, ठीक है। अब बात आती है कि चलो भाई फॉर्मूला तो हो गया ड्राइव, ठीक, ये सारी चीजें हो गई ड्राइव अपनी। अब भाई ये समझाओ कि अट्रैक्शन क्यों नहीं होता, चलो शक्ल अच्छी नहीं, फिर भी अट्रैक्शन क्यों नहीं होता, है ना। मान लिया भाई शक्ल अच्छी नहीं है, अट्रैक्शन तो फिर भी थोड़ा बहुत होना चाहिए, हाँ। अब देखो शक्ल अच्छी नहीं है तो अट्रैक्शन क्यों नहीं हो रहा, ठीक, और जिसकी अच्छी है उससे भी नहीं हो गई है अट्रैक्शन,
ठीक, क्यों? अब देखो, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए, क्या करें हम? अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाए, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो इजिकल टू आएगा, बिल्कुल आएगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया हमने, क्या आया अपने पास? इजिकल टू आया। ठीक, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हम और इजिकल टू लाते हैं, तो उसके साथ एक कांस्टेंट लाना मस्ट है। ठीक, एक कांस्टेंट लाना मस्ट होता है, तो वो कांस्टेंट हम बोलते हैं कैपिटल जी। क्या बोलते हैं? कैपिटल जी। ठीक, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा, इजिकल टू आया, साथ में कांस्टेंट आया, और साथ में जो था m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या होती है आपकी? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, क्या होती है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जी क्या है? जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, इसकी वैल्यू फिक्स होती है अपनी, इस जी की वैल्यू, ये जो जी है ना अपना जी, ये फिक्स होता है। आ रही बात समझ में? क्योंकि ये कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडी अगर अट्रैक्ट हो रही है तो इसी फोर्स से होगी, इसी फोर्स से। कोई और फोर्स है ही नहीं कि जो इस बॉडी को अट्रैक्ट कर सके, किसी भी बॉडी को किसी और फोर्स से अट्रैक्ट कर सके। आई बात समझ में? फॉर्मूला समझ में आया? क्लियर है? वेरी गुड। चलो, इतनी बात क्लियर होने के बाद थोड़ी सी बात हम करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है एक ऐसी फोर्स, क्या है? ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया ना? अब देखो, ये फोर्स कैसी फोर्स है? ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये कैसी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स नहीं है। जब आप 12th क्लास में जाओगे, जब आप वहां पे ये पढ़ोगे ना क्या चार्जेस के बारे में, ठीक है, कि जब हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में भी पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अगर हम बात करें पॉजिटिव नेगेटिव में, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसे भी ये, कि जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की बात होती है तो अट्रैक्शन होता है। अब नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव की बात होती है, रिपल्शन होता है। ठीक है, तो ऐसी वहां पे हमारी फोर्सेस कैसी हो जाएंगी? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ठीक है, अब बट यहां पे जब हम बात करें तो ये सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होंगी। कैसी फोर्स होंगी? अट्रैक्टिव फोर्स, क्योंकि दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रही है, दो बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर रही है ना भाई। देखो, ये अट्रैक्ट कर रही होगी विद द फोर्स ऑफ पहले पे फोर्स किसकी वजह से? दूसरे की वजह से। भाई इस पे फोर्स लग रहा होगा किसकी वजह से? इसकी वजह से। और इस पे फोर्स लग रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा किसकी वजह से? सेकंड पे फोर्स पहले की वजह से। और ये दोनों फोर्सेस कैसे होंगे? ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। ये दोनों फोर्सेस कैसी होंगी? ये दोनों फोर्सेस अपनी इक्वल होंगी। कैसी होंगी? इक्वल होंगी। वेरी गुड। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस कैसी होंगी? अपनी इक्वल फोर्सेस होंगी। ठीक है, बट अपोजिट इन नेचर होंगी। कैसी होंगी ये? अपोजिट इन नेचर। जब हम इनका सम करेंगे तो इनका सम जो नेट फोर्स निकल के आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों भाई? 0 क्यों? क्योंकि ये कैसी फोर्सेज हैं? इक्वल फोर्सेज है। नेचर में कैसी फोर्सेज है? अपोजिट है। बुझाया? बुझा गया। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू F21। ठीक है, मॉड लगा देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव का झमेला खत्म। क्या ये हमें कुछ थर्ड लॉ जैसा नहीं लग रहा? क्या ये हमें कुछ थर्ड लॉ जैसा नहीं लग रहा? अरे दैया, हाँ सर, ये तो थर्ड लॉ ही आ गया। हाँ, तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ भी अप्लाई हो गया। ऐसे ही तो था थर्ड लॉ, ये तो कहता है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, आप किसी चीज पे फोर्स लगाओगे वो भी आपको उतनी फोर्स लगाएगी, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इसने इस पे फोर्स लगाया तो इसने भी इस पे फोर्स लगा दिया, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये फोर्स ऐसे, ये फोर्स ऐसे, माना ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव, माना ये डायरेक्शन पॉजिटिव तो ये डायरेक्शन नेगेटिव। बुझाया? आई बात समझ में? और देखो, कुछ इसमें जो है ना एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन बोल रहा हूं, सॉरी, इसमें कुछ जो है ना बातें अपने को याद रखने वाली है। ठीक है, पहली चीज कि ये जो हम लगाएंगे
ये हम लगाएंगे पॉइंट मासेस के लिए। ठीक, ये जब भी हम लगाएंगे हम दोनों ऑब्जेक्ट को कैसा मान लेंगे कि वो हमारे पॉइंट मासेस है। कैसा मानेंगे, ये हमारे अजम्पशंस है। ठीक है, कि पहले हम दोनों ऑब्जेक्ट को कैसा मान लेंगे, एक पॉइंट मास मान लेंगे। आई बात समझ में, क्या मान लिया हमने, पॉइंट मास। वेरी गुड। ठीक है, दूसरी चीज ये एप्लीकेबल होते हैं, ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल है ओनली हैवी बॉडी के लिए। अरे सर क्या बात कर रहे हो, पहले पॉइंट मास फिर हैवी बॉडी, पॉइंट मास कभी हैवी हो सकता है क्या? कोई बात नहीं बेटा, फिजिक्स है, मान लो मान लो, क्या दिक्कत है, मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। हाँ फिजिक्स है, मान लो। हाँ ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ लेंगे ना 11th में। अगर गलती से साइंस लेने की गुस्ताखी करी तब, ठीक है, साइंस की शान में गुस्ताखी नहीं करना, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए इसीलिए ये किस पे एप्लीकेबल है, ओनली हैवी बॉडीज पर। ठीक है, चलो क्लियर हुई इतनी बात, छाप लिया इतनी चीज, मिटाओ फिर। मिटा दूं, चलो अब बात करते हैं, मिट जा भाई, जोर से बोल दो सब, मिट जा सिम सिम, देखो जल्दी मिट जाता है ये ऐसे बोलते ही, मिट जा सिम सिम। देखा, बोलते ही मिट गया एकदम जल्दी से, मिट जा सिम सिम। हाँ जी, तो अगर अब हम बात करें इसके, किसकी, जी की वैल्यू की, और जी के एसआई यूनिट की, वैल्यू ऑफ जी एंड एसआई यूनिट ऑफ जी, वैल्यू एंड एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल जी, कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी। ठीक है, अब देखो वैल्यू ऑफ जी, सबसे पहले हम बात करें किसकी, जी की वैल्यू की। तो जी की वैल्यू क्या होती है अपनी, वो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट अभी नहीं लिखेंगे, यूनिट ड्राइव करेंगे हम। ठीक है, यूनिट याद नहीं करना, कभी कोशिश ही नहीं करो याद करने की यार। यूनिट यूनिट आप ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, ऐसे। ठीक है, बस आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी हमने निकाला एफ का फॉर्मूला क्या था, जी m1 m2/r², यही था। अब हमें किसकी यूनिट निकालनी है, जी की। तो क्या कर देते हैं हम, क्या करते थे, जी को इधर तना छोड़ दो, तन्हाई, जी को ली आई तन्हाई। ठीक है, जी को जब आप अकेला छोड़ोगे तो क्या होगा, ये r² डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो f इंटू r²। ठीक है, अब ये m1 m2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में, m1 m2। ठीक है, अब बात करें अगर हम फोर्स की एसआई यूनिट, न्यूटन भाई साहब। ठीक, रेडियस की एसआई यूनिट, रेडियस एक्चुअल में क्या है, लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है। अब ये रेडियस का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। मास की एसआई यूनिट केजी, मतलब m1 की एसआई यूनिट हो जाएगी केजी, m2 की क्या होगी, भाई m2 की भी तो केजी होगी, दोनों ही केजी है, यानी केजी 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 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक, आप ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर विद माइनस साइन।
ठीक, तो क्या निकल के आ गई यूनिट अपनी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू थे, आप चाहे एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बट बेटर है, बेस्ट है, ठीक है, कि आप इसको ऐसे यूज करो। ठीक है, 6.67 ये स्टैंडर्ड होता है, फिजिक्स में स्टैंडर्ड होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, कि पॉइंट के बाद, और मैथ में भी पॉइंट के बाद कम से कम 3 डिजिट होने चाहिए, पॉइंट के बाद कम से कम 3 डिजिट होने चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड है। ठीक, ये चल सकता है, ये तभी लेना जब क्वेश्चन में गिवन हो 6.7, ये तभी लेना जब क्वेश्चन में आपके पास गिवन हो कि 6.7 आप ले सकते हो, ये तभी लेना, अदरवाइज नहीं लेना। ठीक है, आई बात समझ में? वेरी गुड। अब देखो कि अब हम बात कर रहे थे कि अब हम खड़े हैं, अब भाई ये मोबाइल मेरे सामने रखा हुआ है, कि मैं इस कैमरे में आके क्यों नहीं चिपक जा रहा। ठीक है, मैं हूं, ये डोर है, मैं डोर पे जाके क्यों नहीं चिपक, ये डोर मेरे में आके क्यों नहीं चिपक जा रहा। ठीक है, मैं हूं, और भी मैं सामान रखे हुए, मैं उनमें जाके, या वो सामान हम में आके क्यों नहीं चिपक जा रहा, जबकि लॉ ये कह रहा है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अट्रैक्टिव फोर्स है, दो बॉडीज को अट्रैक्ट करती है, पर ऐसा हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, तो बात समझो, क्योंकि अब सारी चीजें आ गई ना अपने पास, सारी चीजें आ चुकी है अपने पास। ठीक है, तो अब देखो जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो एफ का फॉर्मूला होता है, एफ इजिकल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक, बात करते हैं हम किसकी, अर्थ की और अपनी। ठीक है, बात करते हैं हम किसकी, अर्थ की और अपनी। तो मास कितना हो जाएगा, हमारा मास मान लेते हैं नॉर्मल 60 केजी, अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 केजी। ठीक है, 5.9 समथिंग होता है। ठीक है, तो हम 6 मान लेते हैं टोटल। ठीक है, तो जो है, और मान लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो दिखने में, अगर आपको देखे तो आपको ये लग रहा है कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 636 इंटू 10⁻25, तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 25 हो गया, 25। ठीक है, अब अगर नीचे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 6.4 इंटू 10⁻12। अब ये 12 जब ऊपर जाएगा तो 25 में से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 13। ठीक, 13, फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर से। देखो एंड ऑफ द टाइम हमें क्या करना होगा, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड ऑफ द टाइम हमें क्या करना होगा, इस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो नीचे पॉइंट में नंबर डिवाइड होके और कम वैल्यू। ठीक है, अब जो है ऊपर और छोटा नंबर। ठीक है, मल्टीप्लाई में आप किसी भी बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करो, कितना ही बड़ा नंबर हो, जब उसे किसी बहुत छोटे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बहुत छोटा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम मल्टीप्लाई करें किसकी, 100 की 0.01 के साथ, आंसर कितना आएगा, 1। देखो 100 की मल्टीप्लाई करी थी हमने, 100 की, ठीक है, और आंसर कितना आ रहा है, 1। देखो कितना रेडियस हो गया, ये तो छोटा सा नंबर था, छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करी, इतना बड़ा था। ये 10⁻11 यानी 0.0000011 बार फिर आएगा ये। आई बात समझ में, ये इतना छोटा नंबर है, यहां तो एक ही बार जीरो लगाया है पॉइंट के बाद हमने, तो इतना छोटा कर दिया इसने।
क्लियर हो रही है बात? तो ये फोर्स जो होती है ना, ये फोर्स बहुत छोटी फोर्स होती है, बहुत स्मॉल फोर्स होती है, ठीक है, जो कि काम किस पे करती है, सिर्फ और सिर्फ हैवी बॉडीज पे काम करती है। हमारी बॉडी हैवी नहीं है एज कंपेयर टू प्लैनेट्स, ठीक है, हमारी बॉडी हैवी नहीं है एज कंपेयर टू प्लैनेट्स। आई बात समझ में? ठीक है, क्यों नहीं हम बराबर वाले पे चिपक रहे जाके? आई बात समझ में? हाँ, ठीक है, क्लियर हुई थी बात? चलो छाप लो इसको।